बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के मछली पालक 50% अनुदान पर ले सकते हैं मछलियों के लिए चारा। राज्य सरकार खरीदेगी राज्य के नर्सरी उद्यमियों के इमारती पौधे। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद, पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए फीड बेस्ट फिशरीज योजना के तहत 50% अनुदान पर फ्लोटिंग फिश फीड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें दो तरह के मछली चारा हैं। एक है 4 मिलीलीटर आकार का फिश फीड और दूसरा है 2 मिलीलीटर या इससे छोटे आकार का फिश फीड। इन दोनों तरह के फिश फीड की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। फिश फीड यानी मछली चारा की खरीदारी के लिए जिला मत्स्य कार्यालय खूंटी में आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकार छोटे छोटे नर्सरी उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देगी। इसके लिए नर्सरी उद्यमियों द्वारा तैयार इमारती पौधों की खरीदारी राज्य सरकार करेगी। दीदी बगिया योजना से तैयार इमारती पौधों को खरीदकर उसे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य में अभी जिला और प्रखंड स्तर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा 320 दीदी नर्सरी शुरू किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बैगन फसल से अच्छी उपज पाने के लिए उसे तना एवं फल छेदक कीट और रस चूसक कीटों से बचाएं। तना एवं फल छेदक कीटों की रोकथाम के लिए जैविक उपचार के रूप में बैसिलस फुरंजिसिस फुटसकी या बिवेरिया बेसियाना के घोल का छिड़काव करें, जबकि रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का उपयोग करें। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें तना एवं फली छेदक और रस चूसक कीटों का आक्रमण होता है। तना एवं फली छेदक के लिए जैविक कीट जो है अगर हम लोग देखते हैं तो बैसिलस फुरंजेंसिस कुष्ठकी है या बिवेरिया बेसियाना है। ये जो है बिवेरिया बेसियाना या बैसिलस फुरंजेंसिस 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग छिड़काव करते हैं। और रासायनिक अगर दवा है तो उसका फुलवेंडामाइट है, उसको जो है हम लोग 4 लीटर पानी में 1 ml उस दवा को घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर मान लीजिए कि रस चूसक वाले हैं तो नीम बेस जो है दवा है, निमेरिन है, अचूक है, उसका 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं। अगर उसमें रासायनिक की दवा की बात है तो इमिडाक्लोरोपिड 3 लीटर पानी में 1 ml पर दर से उसको घोल बना के छिड़काव करके हम बैगन के कीटों को सुरक्षा दे सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए सितंबर से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद, पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के अधिकाधिक उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद, पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अभी कई खरीफ फसलों की खेती का काम चल रहा है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं सब्जी फसलों में लगने वाले लाल मकड़ी कीटों की रोकथाम के लिए क्या करें। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूस कर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है।
किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइट दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी करते हैं और खाद का भी प्रयोग करते हैं। रासायनिक खाद और जैविक खाद में काफी अंतर है, क्योंकि रासायनिक खाद से आपके जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, पौष्टिकता उसकी खत्म होती है और साथ ही साथ वो स्वादिष्ट भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप जैविक खेती करते हैं तो इसमें अनेकों लाभ है। क्योंकि लाभ गिनाना अभी मुमकिन नहीं है, तो सीधा अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि जैविक खेती के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि जैविक खेती क्या है और उससे क्या लाभ होते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं धनंजय कुमार। आज हमारे किसान भाई अगर बात करें झारखंड में तो 60% से ऊपर किसान जो है खेती गृहस्थी में जुड़ गए हैं। और ऐसे में अगर जैविक खेती की बात करें तो सबसे पहले तो किसान भाइयों के जहन में आता है कि जैविक खेती है क्या। तो ये जैविक खेती पे देखिए किसान भाई, आज से जो 30 साल 40 साल पहले जो पूर्वज हमारे थे वो जैविक खेती ही करते। लेकिन जब से ही रासायनिक दवा का और रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ, हमारा अनुसंधान केंद्र भी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है रासायनिक खादों का, रासायनिक दवा का प्रयोग के बारे में किसान को जानकारी दिया। लेकिन हुआ क्या है इस बीच में? हुआ कि हम रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का प्रयोग तब करें, जैसे कि ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता था। ब्रह्मास्त्र का एक ही है कि एक बार प्रयोग कर दिए तो फिर वापस नहीं होगा। उसी तरह से हमारा रासायनिक खाद या रासायनिक दवा भी था कि हम रासायनिक दवा और रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें, उचित मात्रा में प्रयोग करें। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हम रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करें। लेकिन अभी क्या हुआ किसान भाई के अंधाधुंध जो है जो हम रासायनिक दवा और रासायनिक खाद का प्रयोग जो बिना सोचे समझे, बिना जांच कराए, बिना लक्षण के पहचान किए प्रयोग करने लगे, उससे क्या हो गया कि उससे जो है एक तो खेती की लागत बढ़ गई, दूसरा जो है हमारा जो है मिट्टी भी प्रदूषित होने लगा। और जो आदमी आपके फसल अगर स्वयं आप भी खा रहे हैं या जो आदमी आपका फसल खा रहा है, चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, दलहनी फसल हो, सभी फसलों का जो खा रहा है वो फिर बीमार पड़ रहा है। बीमार पड़ करके फिर रासायनिक दवा के ऊपर निर्भर हो रहा है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि हम धीरे धीरे, एक बार एक नहीं, जब हम एक बार रासायनिक खाद का और रासायनिक दवा का प्रयोग कर चुके हैं तो धीरे धीरे उसकी मात्रा को कम करें और उसके बाद जो है जैविक की ओर बढ़े। और निश्चित है कि जैविक के 3 साल 4 सालों में हम अगर जैविक पदार्थों का प्रयोग, जैविक अपशिष्ट का छिड़काव अगर ज़्यादा करेंगे तो किसानों को लाभ होगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा। जैसे कि अब आप हमारे खेत में देख रहे हैं कि हम जैविक पदार्थ का प्रयोग तो किए हैं, लेकिन साथ साथ हम प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग किए कि जो मतलब जो लाभदायक चीज़ है, मान लें कि जो विज्ञान में लाभदायक चीज़ है, जैसे अभी प्लास्टिक मल्चिंग आया है, तो प्लास्टिक हम जैविक खेती करें लेकिन हम प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग करें। प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारा जो है घास नहीं होता है, तो पौधों को पोषक तत्व जो भी आप गोबर खाद डाले हैं, वर्मी कंपोस्ट डाले हैं, सब उपलब्ध हो जाता है। उसके अलावा जो है आपको जो है
मतलब घास कम आती, जैसे बारिश के दिन आप देख रहे हैं जिस भिंडी के खेत में हम लोग खड़ा है, अभी जितना बारिश हुआ है अगर इसमें प्लास्टिक मल्चिंग किया हुआ नहीं रहता तो क्या होता कि उपजाऊ मिट्टी जो है बह करके नीचे चला जाता और मिट्टी हार्ड हो जाता, तो उससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादन कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको धैर्य रखना होगा। आप जहाँ पर आप 2 बोरा और 4 बोरा यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ कर रहे हैं, डीएपी का प्रयोग प्रति एकड़ कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे अपने स्वास्थ्य के साथ कि जैसे कि आप कोई रासायनिक दवा खाते हैं तो तुरंत इफेक्ट करता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा जब आप खाते हैं तो धीरे धीरे असर करता है, होम्योपैथिक धीरे धीरे असर करता है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह से हमारा खेती में भी जो है आयुर्वेद मतलब जैविक जो है, जैविक पदार्थों का अगर प्रयोग करेंगे, जैसे कि गोबर खाद का प्रयोग करेंगे, केचुआ खाद का प्रयोग करेंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे, तो हरी ये सब का जब हम प्रयोग करेंगे तो पौधा स्वस्थ होगा। हमको रासायनिक खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रासायनिक खाद डालने के पहला हमको रासायनिक खाद का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो रासायनिक खाद का सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए है कि जो है हम गोबर खाद की मात्रा को ज़्यादा प्रयोग करें। जितने भी जैसे आप पेड़ पौधा लगाए हुए हैं उस पत्ती को आप सड़ा दीजिए, सड़ा करके अपने खेत में प्रयोग कीजिए। उसके अलावा जो हरी खाद है जैसे ढैचा है, सनई है, उसका भी अगर हम बीज बुआई करके और फूल आने से पहले अपने खेत में उसको मिट्टी पलट हल से अगर जुताई कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन जो है ज़मीन में, वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन 78% है लगभग, उस नाइट्रोजन को स्वयं जो है दलहनी फसल लेकर के अपने ज़मीन में डाल देता है। जो हम यूरिया के रूप में डाल रहे हैं वो हमारा दलहनी फसल जो है ढैचा और सनई जो है, अगर उसको हम लगा करके और उसका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे नाइट्रोजन भी, यूरिया के भी कमी दूर हो गया। और दूसरा जो पत्ती सड़ के खाद बनेगा तो मिट्टी हमारा भुरभुरा होगा, उसमें केचुआ की मात्रा भी बढ़ेगा, जैविक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगा, तो उत्पादन निश्चित बढ़ेगा। लेकिन हमको धीरे धीरे उसको करना है। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे कि जब जैविक खेती की बात करते हैं तो आप फिर बाज़ार पर निर्भर नहीं रहिए। आप स्वयं जो है देसी गाय के गौमूत्र से, नीम पत्ता से बहुत सा फॉर्मुलेशन बन रहा है। जो किसान भाई इच्छुक होंगे वो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के इसके बारे में हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे केंद्र में अन्य सहयोगियों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे अपने से गौमूत्र और नीम के पत्ता से हम जो है गोबर से, ताज़ा गोबर से, जीवामृत है, ब्रह्मास्त्र है, अग्निशास्त्र है, इन सब दवा का प्रयोग करके हम खेती को, अपने जैविक खेती को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर अपने से जब करते हैं तो लागत कम होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने जैविक खेती के लाभ के बारे में कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसका उपयोग करें और अपने खेतों में इसका भरपूर उपयोग करेंगे तो उत्पादन भी अधिक होगा और उत्पादन के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसान भाइयों, आपके खेत धान की फसल से लहलहा रहे हैं और इस वक्त कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, तो समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें, रोगों को कैसे पहचानें और उसका निदान कैसे करें, इन्हीं सब जानकारियों को लेकर हमारे विशेषज्ञ जो है वो हमारे साथ में है। चलिए उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं कि धान की जो कीट प्रबंधन है वो कैसे की जाए और कीटों से छुटकारा कैसे मिले। आज हम जानेंगे खरीफ धान में लगने वाले कौन कौन से कीट हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं जयपाल चौधरी। खरीफ का मौसम है और ऐसे में हमारे किसान भाई धान की फसल लगा दिए हैं और लगाने जा रहे हैं। उनके लिए अगर कीट प्रबंधन की बात करें तो क्या शुरुआत करेंगे और कैसे इसकी निदान करेंगे? किसान भाइयों, जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में जो धान की फसल है, जो खरीफ में जो धान लगाते हैं, एक मुख्य फसल है। और इस फसल में हम बहुत बार देखते हैं कि जो कीट का जो प्रॉब्लम है, कीट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे करने से जो हमारा जो पारिस्थितिक है उसको तो नुकसान होता ही होता है, उसके साथ में एक हमारे लिए एडिशनल जिसको बोलते हैं वो हमारा व्यय बढ़ जाता है। और व्यय बढ़ने के साथ में हम अच्छी फसल नहीं ले पाते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है। तो जैसे बता रहा था कि हमने यहाँ पे अनुसंधान किया, उसमें जाने कि बहुत सारे कीट लगते हैं। हम धान में बात करेंगे, बहुत सारे किसान बोलेंगे कि ये भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन हमने कुछ उसको अनुसंधान क्रम में पाया कि कुछ 3-4 ही कीट हैं। अगर उनका हम अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं तो हमारे को निश्चित रूप से लाभ होता है। तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहले नर्सरी, जहाँ हम बिचड़ा तैयार करते हैं,
वहाँ पे कौन सा कीट लगता है, और उसके बाद में कौन सा ऐसा कीट है जो नर्सरी से आपका जो बिचड़ा है वहाँ से आपके खेत में जाता है और वहाँ पे आपको नुकसान करता है। अगर हम बिचड़ा को अच्छे से तैयार कर देते हैं तो आपका नर्सरी जो जहाँ पर आप खेत लगा रहे हैं वहाँ पे धान में कीट आपका कम प्रकोप करेगा। तो इसमें सबसे पहले नर्सरी की बात कर रहे हैं। नर्सरी में जैसे आप किसान इस साल लगा चुके हैं, सब अपना बिचड़ा तैयार कर चुके हैं, तो जो बिचड़ा तैयार कर रहे हैं कई बार उसमें देखते हैं कि आपको पीले रंग का दिखाई देता है बिचड़ा, और पीले रंग का लगने के बाद की बात कर रहे हैं कि अगर पीले रंग का दिखाई दे रहा है दूर से, अगर उसको पास में जाके देखते हैं तो उस पर कुछ स्क्रैप किया हुआ आपको पत्तियां दिखाई देंगी। इसका मतलब है उसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है। और धान में अगर नर्सरी में बिचड़ा में ही आपका इसका प्रकोप होता है इसका थ्रिप्स का, तो इसके कंट्रोल के लिए आपको एक छिड़काव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप फिप्रोनिल को 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करें। इसके साथ में ही आप कंट्रोल करने के साथ में ही अगर समस्या है तो एक बार स्प्रे करें और उसको अलग अलग जगह में निकाल के रख दें, पहला। दूसरा है कि जैसे आप बिचड़ा लगा चुके हैं और बिचड़े को खेत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे कीट हैं जो आपका यहाँ से मुख्य खेत में जाता है। पहला है आपका स्टेम बोरर, तना छेदक कीट की आप बहुत सारे किसान, जब बारिश आपका रुक जाता है उस समय उसकी समस्या होती है, जो 2 रूप से दिखाई देता है आपको खेत में। जो ऊपर का जो बढ़ने वाला भाग है वो आपको मरा हुआ दिखाई देता है, खेत में 1-1, 2-2 आपको दिखेंगे कुछ बीच में कि पौधा मरना शुरू हुआ है, ऊपर से खींचते निकल आता है। जब बाली आती है तब भी ये कीट रहता है, बाली पूरा सूखा हुआ दिखाई देता है और इजी में निकल के बाहर आ जाती है। तो इस तना छेदक कीट से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये तना छेदक कीट, ध्यान देने की बात है कि जो अंडे देता है उस अंडे में आप उसका ध्यान रखिए। ये अंडे देता है जो ऊपर की पत्तियां हैं उनके लास्ट में, जहां उसका ऊपरी सिरा है वहां पर ये अंडे देता है। अगर आपका जो बिचड़ा है, जो किसान भाई जो बिचड़े को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, खेत में लगाने वाले हैं, वो ध्यान दें कि जो धान है उसका जो ऊपर का जो बिचड़ा, जो धान का बिचड़ा है उसका ऊपर की पत्तियों को काट के हटा दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो बिचड़ा स्वस्थ भी रहेगा और उसका जो कीड़ा का जो अंडे हैं वो आपका मुख्य फसल जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इस कीट का रोकथाम आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आप जब खेत में देखते हैं कि बहुत सारा बिचड़ा धान लगाए हुए हैं और उसमें कुछ जगह में पॉकेट्स में एक जगह में आपको जलना शुरू करता है, वहाँ पे धान थोड़ा सूखता है और वो जो सूखा हुआ धान है वो पूरा बढ़ता रहता है, पूरा सर्कुलर पैचेज में बढ़ता रहता है और पूरा खेत आपका जल जाता है। तो इस जो जलने वाली जो समस्या है वो होती है जो आपका फुदका, होपर जिसको हम बोलते हैं, फुदका कीट लगता है। और अगर ऊपर से आपको नहीं दिखाई देगा, किसान भाई ध्यान दें, ये आपके ऊपर में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पे पानी भरा हुआ है और पानी के सतह पे देखेंगे तो तने के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कीट हैं जो उस तने से रस चूसते रहते हैं। तो जो होपर है वहाँ पे आपको नुकसान करता है और उसकी वजह से आपका धान जलता है। तो इस जलने वाली समस्या और जो आपका पहले मैंने बोला तना भेदक के लिए कैसे छिड़काव करना है कीटनाशकों का। अगर आपको ऑर्गेनिक खेती करना है तो उसमें आप ब्यूवेरिया बेसियाना, जो एक फंगस है जो इसमें कीड़े में बीमारी उत्पन्न करता है, उसको 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। नीम के तेल का, नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव भी आप उसमें कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। और जैसे बताया कि आपको ऊपर पे काटना है, वो सब करते रहना है। इसके साथ में जो होपर है, होपर के लिए आपको जो छिड़काव करना है उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम या फिर क्लोथायोनिडीन, जो उसका 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेना है क्लोथायोनिडीन का। इन सब का आप छिड़काव करिए रेगुलरली 10-15 दिन में, और खेत में से पानी को निकाल करके सुखाते रहें अल्टरनेट रूप से। और हमने कई जगह देखा है, अगर आप 2 रो के बीच में 1 रो की जगह छोड़ते हैं तो आपका होपर, जहाँ समस्या ज़्यादा है हाइब्रिड धान में, उस धान में ज़रूर 2 पंक्ति के बीच में 1 पंक्ति खाली छोड़िए। उससे क्या होगा कि हवा आसपास होगी और होपर का आपको नियंत्रण
अच्छे से होगा। अब धान लगाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि धान में कौन कौन से कीट लगेंगे, उसके रासायनिक और जैविक उपचार कैसे करें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रही इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है किसान भाइयों की आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे, तभी कीट से छुटकारा मिलेगा। और अगर कीट नहीं लगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। फिलहाल अब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना काल है और जिस तरह से हमने पोलियो को हराया है उसी तरह से कोरोना को भी हराना होगा और उसके लिए आपको वैक्सीनेशन कराना होगा, यानी कि आपको उसकी जो सुई है वो लेनी होगी। किसी तरह की परेशानी उसमें नहीं होती है, आराम से पड़ता है और आप कोरोना मुक्त हो सकते हैं। अगर आप लेंगे, हम लेंगे, हमारा पूरा समाज लेगा तो देश जो है वो कोरोना मुक्त ज़रूर हो जाएगा। पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।